बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 7 भाइयों की नादिया इकलौती बहन थी। हम उससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो सबसे छोटी थी और लाडली थी। लेकिन हम सब भाइयों की शादी हो गई। हम माँ बाप भी फौत हो गए। हमारी बीवियों को नादिया बोझ लगने लगी। हर कोई अपनी जिंदगी में मगन था। तंग आकर हमने नादिया की शादी बगैर छानबीन के ही अमीर खानदान में कर दी और वापस अपनी जिंदगी में मगन हो गए। कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी ने बताया कि नादिया आई थी। वो आज शाम लंदन जा रही है। मुझे अपनी बहन के नसीब पर अश्क हुआ। कुछ दिन गुजरे। जब गाड़ी से उतरा, एक फकीरनी मेरे कदमों में आई और बोली, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दिला दो। जो ही उस फकीरनी पर मेरी नजर पड़ी, मेरी जान निकलने लगी, क्योंकि नादिया को सुबह स्कूल छोड़ देना। भाई, देर हो रही है, अम्मा ने हल्की आवाज में कहा तो मैंने सर हिला दिया, मगर दिल में कुछ अजीब सा लगा। नादिया ने बैग उठाया, नजरें झुकाए मेरे साथ चल दी। वो हमेशा ऐसे ही रहती थी, खामोश, धीमी, जैसे आवाज देने से भी घबरा जाएगी। हम 7 भाई थे और नादिया हमारी इकलौती बहन, सबकी सांसों में बसी हुई, सबकी लाडली। वो हम सबकी दुनिया थी। वो खुद कभी अपनी दुनिया नहीं बनाना चाहती थी, या शायद मौका ही नहीं मिला। सबसे छोटी होने की वजह से हमेशा किसी न किसी की उंगली थामे रहती। मैं वसीम, बिलाल, नादिर, जावेद, सलीम या अली भाई, कोई ना कोई उसे संभाल ही लेता। अब्बा की वफात के वक्त वो सिर्फ 10 साल की थी। अम्मा कुछ अरसे बीमार हो गई और जब वो भी चली गई तो नादिया हमारे लिए सिर्फ बहन नहीं रही थी, वो एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। मगर ना वो किसी चीज का तकाजा करती, ना शिकवा, बस आंखों में एक खाली सा अक्स रहता। कभी कभी मैं उसकी आंखों में माँ को देखता था और कभी अब्बा की उदासी। भाई, मैंने वो साइंस का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, देखो। वो स्कूल से आकर मेरे पास आई, फखर से अपनी फाइल दिखाते हुए। मैंने सर पर हाथ फेरा। शाबाश मेरी बहन, अब तुम ही हमारी डॉक्टर बनोगी। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक के बाद एक भाई की शादी होने लगी। सब अपने अपने घरों के हो गए, मसरूफ हो गए। मैं भी शायद सबसे ज्यादा। दफ्तर, बीवी, बच्चे, जिम्मेदारियां। नादिया उस कमरे में तन्हा होती जा रही थी जहां कभी हमारा शोर होता था। नादिया की उम्र हो गई है, रिश्ता ढूंढो किसी अच्छे घर में। एक दिन बिलाल भाई ने कहा तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। शायद हमें लगा कि हमने बहुत कुछ किया है उसके लिए, अब उसका अपना घर हो जाए तो हम भी सुख का सांस लें। रिश्तेदारों में बात फैलाई गई, कुछ मुलाकातें हुई और फिर एक रोज वो खानदान मिला जो हमें मुनासिब लगा। खुशहाल, तालीम याफ्ता, मजहबी, लड़का भी मुहज्जिब लगा। नादिया खामोशी से सुनती रही, ना हाँ की ना, बस नजरें झुकाए चाय का कप सामने रख दिया। नादिया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने रात को आहिस्ता से पूछा। वो थोड़ी देर खामोश रही। आप सब जो मुनासिब समझे वही बेहतर होगा भाई। ये उसका फैसला नहीं था, ये हमारी मर्जी की मोहर थी। लेकिन तब हम में से किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं की कि शायद उसके दिल में भी कोई बात हो, कोई ख्वाब, कोई डर। रुखसती का दिन आया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हंसी, मजाक, कह कहे, रंगीन कपड़े, खुशबुओं से महक रहा था। मैंने नादिया को दुपट्टा संभालते देखा। नजरें झुकी हुई थी, चेहरे पर वही शर्मीली सी मुस्कुराहट। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। हमें भूल मत जाना बहन। कैसे भूल सकती हूँ भाई? उसकी आवाज में एक लर्जिश थी जो शायद सिर्फ मैं महसूस कर सका। लेकिन मैं भी मसरूफ हो गया। शादी, मुबारकबाद, मेहमानों की तवाज़ो, और जब वो गाड़ी में बैठकर रुखसत हुई तो मेरे अंदर कुछ खाली सा हो गया। शायद हमने फर्ज अदा कर दिया था। शायद यही सोचकर हम सब ने सुकून का सांस लिया। भाइयों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, बहन को बेहतरीन घर देने की खुशी मनाई। मगर उस दिन के बाद न किसी ने उसकी खबर ली, न हाल पूछा। जिंदगी एक बार फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। मैं सुबह दफ्तर जाता, शाम को बच्चे खेलते, बीवी खाने पर बुलाती। नादिया का जिक्र कभी कभार होता, वो भी बस किसी को सलाम कहलवाना हो या कोई दावत हो। आज नादिया आई थी, कह रही थी कि वो लंदन जा रही है अपने शौहर के साथ। बीवी ने कैजुअल अंदाज में बताया, जैसे कोई आम बात हो। मैं दफ्तर से वापस आया था, हाथ धो रहा था। थोड़ी देर को हाथ रुक गए। पीछे मुड़कर पूछा, नादिया कब आई थी? दोपहर के करीब। कुछ देर बैठी, चाय पी और चली गई। मैंने हैरत से कहा, लंदन? माशाअल्लाह। और दिल दिल में सोचने लगा कि किस्मत हो तो ऐसी। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर मोबाइल उठाया, वसीम को कॉल की। यार सुन, नादिया लंदन जा रही है। वाकई? उसकी आवाज में खुशी थी। अच्छा है, वो वैसे भी बहुत खामोश हो गई थी शादी के बाद, शायद बाहर जाकर थोड़ा खुल जाए। मैंने बिलाल को भी कॉल की, उसने भी दुआएं दी। नादिर ने कहा, बहन के नसीब खुल गए भाई, क्या बात है। और जावेद ने तो खुशी में फौरन फैमिली ग्रुप में लिखा, नादिया लंदन जा रही है। फख्र है हमें उस पर। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कब आई थी, कैसी लग रही थी। कुछ बताया उसने, बस सबने अपना तासुर दिया, खुशी मनाई और जिंदगी आगे बढ़ गई। शाम को मैंने नादिया के शौहर को फोन किया।
मुबारक हो यार, सुना है तुम लोग लंदन जा रहे हो। जी भाई, अल्लाह ने मौका दिया है, वीज़ा लग गया है, कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है। बहुत खूब। नादिया खुश है? जी जी बहुत खुश है। उसकी आवाज़ में सब कुछ था, बस यकीन नहीं था। अगले दिन दफ्तर में मसरूफियत कुछ कम थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वक्त नादिया के लिए निकालूं। फ़ोन किया, नंबर बंद था। व्हाट्सएप पर आखिरी सीन 3 दिन पुराना था। दिल में एक लम्हे को उलझन हुई, मगर फौरन खुद को समझाया मसरूफ़ होगी, तैयारी कर रही होगी, बाहर जाने के लिए तो 1000 काम होते हैं। रात को बीवी के साथ बैठा, वो घर के खर्च की बातें कर रही थी। अचानक बोली, नादिया कुछ बदली बदली लग रही थी। आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, और उसने जो बाया पहना था वो भी बहुत पुराना लग रहा था। क्या तुमने कुछ पूछा नहीं? नहीं, उसी ने बात घुमा दी। कहा कि बहुत खुश है, लंदन की तैयारी हो रही है, बस जरा थकी हुई हूं। मैं खामोश हो गया। एकदम से दिल बोझल सा हुआ, लेकिन फिर खुद को समझाया, बाहर जाने का तनाव होता है, कुछ ना कुछ तो लगता है इंसान पर। एक दिन बाजार गया तो नादिर मिला। सुना तूने? मैंने बात छेड़ी। क्या? नादिया लंदन जा रही है। वो हाँ, सुना तो था, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो सकी, कभी फुर्सत ही नहीं मिलती अब। हम दोनों ने एक नज़र मार्केट पर दौड़ाई। घंटों का हुजूम, चमकती दुकानें, शोर, रोशनी, और कहीं उस हुजूम में नादिया की परछाई गुम थी। कुछ दिन के बाद हमारे सब भाई दावत में जमा थे। अली भाई की बेटी की सालगिरह थी। साथ बैठे खा पी रहे थे, हंसी मजाक जारी था। मैंने कहा, सोचा था नादिया को भी बुलाऊं, फिर सोचा शायद तैयारियों में मसरूफ हो। जावेद ने कहा, हाँ, उसके जाने से पहले एक बार सब मिल लें, ये अच्छा होगा। वैसे उसकी जाने की तारीख क्या है? पता नहीं, उसने खुद तो कुछ नहीं बताया, बस बीवी ने जिक्र किया था। हम सब एक लम्हे को खामोश हो गए। बिलाल ने कहा, अजीब बात है, कभी वो सबसे करीब थी और अब ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया की हो गई हो। वसीम ने कहा, यही जिंदगी है भाई, हम सब अपनी अपनी दुनिया में खो गए। लेकिन अब सोच रहा हूं कम से कम एक बार उससे तफसील से बात करनी चाहिए। वो रात कुछ बोझ छोड़ गई, जैसे हम सब ने नादिया को सिर्फ एक खुशकुन खबर के तौर पर लिया था, एक ऐसी खबर जिससे हम सबको फख्र महसूस हो, लेकिन अंदर झांकने की जहमत किसी ने नहीं की। 2 दिन के बाद मैं एक मशगूल दिन के बाद दफ्तर से निकला। रास्ते में सलीम का फोन आया, यार कल कुछ वक्त निकाल, सब भाई इकट्ठे बैठते हैं, काफी दिन हो गए, और नादिया को भी बुलाते हैं, खुदा हाफजी हो जाए उसकी लंदन रवानगी से पहले। मैंने हाँ कर दी। फोन बंद किया तो सोचा कि कल नादिया को खुद जाकर बुलाऊंगा, कम से कम एक कप चाय उसके साथ पीऊंगा, कुछ पल उसकी सुनूंगा। लेकिन जिंदगी उस वक्त कहाँ सुनती है जब हम उसे प्लान करते हैं। उसी रात सोशल मीडिया पर एक दोस्त की पोस्ट देखी। वो एक मजमून लिख रहा था खवातीन की खुशफहमियों पर, और नीचे कमेंट में एक नाम नजर आया, नादिया खान। मैंने चौंक कर खोला। वो कोई आम कमेंट नहीं था, उसमें किसी ने लिखा था, जब औरतें समझती हैं कि बाहर जाना उनकी आज़ादी है, तब वो कैद का मतलब भूल जाती हैं। अचानक एक ख्याल आया, क्या नादिया वाकई जा रही है या ये सब एक कहानी थी? अगले दिन मैंने उसी इरादे से गाड़ी निकाली कि उससे मिलूंगा, सब कुछ खुद पूछूंगा। लेकिन उस दिन जो हुआ वो मेरे लिए एक धचका बनकर आया, और उस धचके ने मुझे ये सिखाया कि खामोशियां अक्सर झूठ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। गाड़ी में चाबी घुमाई थी कि अचानक दरवाजे के पास एक साया लड़खड़ाया। मैंने देखा, एक औरत नंगे पैर, मैंने कुचैली चादर ओढ़े मुझसे लिपट गई। 2 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो बेटा। आवाज लरज रही थी। मैंने झुककर उसका चेहरा देखा और सांस जैसे रुक गई। ये नादिया थी, मेरी बहन, जो लंदन जा रही थी, अब सड़क पर, इस हाल में। नादिया? मेरी आवाज में सवाल नहीं, खौफ था। उसने मेरी आंखों में देखा, एक ही जुमला बोला, तुम्हारे दिए हुए रिश्ते ने मुझे बेच डाला भाई। मैंने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया, चुपचाप। कुछ बोलने को अल्फाज ही नहीं बचे थे। सड़क पर रश था, गाड़ियां हॉर्न दे रही थी, मेरे कानों में सिर्फ उसकी हिचकियां थी। मैंने गाड़ी मुड़वा कर सीधा एक जानने वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। वो हैरान हुआ, ये तो आपकी बहन लगती है। हाँ, 2 दिन से भूखी है, देख लो प्लीज। चेकअप के दौरान मालूम हुआ कि वो कमजोरी की हद पार कर चुकी है, ब्लड प्रेशर, शुगर सब नीचे। डॉक्टर ने फौरन ग्लूकोज लगवाया और कुछ खाने को दिया। मैं उसके साथ बैठा रहा, एक लफ्ज भी ना बोला, बस उसके हाथों की हालत देखता रहा। छाले, खराशें और मट्टी, जैसे वो जमीन पर नहीं, वक्त के पत्थरों पर गिरी हो। ये हाल कैसे हुआ नादिया? मैंने आहिस्ता से पूछा। वो खामोश रही, कुछ देर के बाद बोली, मैं लंदन नहीं गई, मैं जहन्नुम से वापस आई हूं। कहाँ थी, किस हाल में, क्यों खामोश रही, कहाँ जाती, किससे कहती? तुम लोगों ने खुशी से मुझे रुखसत किया था और मैं तुम्हारी इज्जत बन गई थी। उसकी आंखों में नमी नहीं, मायूसी थी।
डॉक्टर ने दवाई दी और कहा चंद दिन आराम करे, जिस्म संभल जाएगा, मगर जहनी सदमा गहरा है, वक्त लगेगा। मैंने उसे अपने दोस्त सलमान के खाली फ्लैट में मुंतकिल किया। चादर बदल दी, खाना दिया, कपड़े लाया और जाते हुए कहा कल सुबह फिर आऊंगा, तब तफसील से सुनाना मुझे सब कुछ। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा इतनी देर कहाँ लगा दी? एक मजबूरी थी, कल बताऊंगा। मोबाइल की स्क्रीन पर नादिया की पुरानी तस्वीर देखता रहा, बचपन की, स्कूल के दिनों की, शादी के दिन की, और फिर वो आज का चेहरा। सुबह जल्दी उठा, नाश्ता करके सीधा उसके पास पहुंचा। दरवाज़ा खुला, वो कालीन पर बैठी हुई थी, खामोश। कमरे में खालीपन था, लेकिन उसकी आंखों में अब थोड़ा सा सुकून था। अब बताओ नादिया, क्या हुआ था? वो थोड़ा संभल कर बोली, बस सुनो और बीच में कुछ मत कहना। मैंने गर्दन हिला दी। निकाह के 3 दिन बाद ही उसका लहजा बदल गया था। एक दिन मुझे साफ कह दिया ये घर तुम्हारा नहीं, तुम सिर्फ एक काम की चीज हो। मैं हैरान रह गई। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं बनी थी, बस एकदम सब बदल गया। नादिया के लहजे में अब रवानी थी, जैसे बरसों की चुप आज बह रही हो। सुबह नाश्ता मांगती तो कहता अपने लिए खुद इंतजाम करो। किचन में कुछ होता ही नहीं था। कपड़े मांगती तो कहता मेरे काम की हो, लिबास की नहीं। तुमने किसी को बताया? मैंने पूछा। जब्त के बावजूद जबान लड़खड़ा गई। किसको? तुम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। एक बार तुम्हें कॉल भी की थी, पर नंबर बंद आया। फिर सोचा शायद ये किस्मत है। वो कुछ देर खामोश हुई, फिर आगे बोली। फिर एक दिन उसने कहा वीजा लगा है, लंदन जा रहे हैं। दिल में खुशी हुई, शायद बाहर जाकर कुछ बदले, लेकिन वो मुझे कराची ले गया, एक पुरानी बिल्डिंग में। कहा कि 2 दिन ठहरो, फिर फ्लाइट है। वहां और 2 लड़कियां थी। मुझे शक हुआ। एक रात मेरी आंख खुली, देखा पासपोर्ट किसी और के नाम पर बना हुआ था। मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है। मैंने फरार की कोशिश की, उसने मारा, कैद किया और तलाक जैसे लफ्ज भी निकाल डाले। लेकिन एक दिन बिजली गई और दरवाज़ा खुला रह गया। मैं भाग गई, स्टेशन पहुंची। एक औरत ने पैसे दिए, बस मैं बैठकर वापस आ गई। लेकिन घर आने की हिम्मत ही नहीं थी। 2 दिन से सड़क पर थी, किसी ने खाना ना दिया। एक थाने गई, मगर वहां तंज मिला। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कहा तुम्हें यकीन है वो मर्द तुम्हारा शौहर था? नहीं, निकाहनामा भी जाली लगता है अब। उसने कहा था कि हमारे रिश्तेदारों के कहने पर निकाह किया है। किस रिश्तेदार ने करवाया था? तुम्हारे मामूजाद रिहान। मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। रिहान? वो तो शादी में सबसे आगे आगे था, लोगों से कहता फिरता था ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। नादिया अब थक गई थी। मैंने उसे कंबल उड़ाया, खिड़की बंद की और बाहर आकर फोन निकाला। वसीम, बिलाल, नादिर, सबको कॉल की। रात को सब मेरे घर आओ, कुछ दिखाना है, कुछ सुनाना है। रात को सब जमा हो गए। मैंने सबके सामने नादिया की बात रखी। कमरे में खामोशी थी। बिलाल ने नजरें झुकाई, माथा पीटा। जावेद बस जमीन को घूरता रहा। नादिया अंदर आई, सर पर दुपट्टा, थकी हुई मगर मजबूत। वसीम ने आहिस्ता से कहा हमें कुछ नहीं पता था नादिया। नादिया ने सिर्फ इतना कहा अब भी कुछ नहीं जानते, और वो जाकर खामोशी से बैठ गई। ये वो लम्हा था जब हम भाई एक लम्हे को सबसे छोटे बन गए थे और नादिया सबसे बड़ी। 2 दिन तक मैंने नादिया को तन्हा छोड़ दिया। वो खामोशी चाहती थी और मैं जानता था कि कभी कभी खामोशी भी दवा बन जाती है। फिर तीसरे दिन शाम को सब भाइयों को बुलाया। बहाना नहीं किया, सीधा कहा आना है, बात करनी है। सब आए। वसीम सबसे पहले पहुंचा, उसके पीछे बिलाल, फिर नादिर, जावेद, अली और सलीम। सब एक एक कुर्सी पर बैठ गए। चाय मैंने खुद बनाई, मेज पर बिस्किट्स रखे और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा तुम सबको एक बात बतानी है, और शायद तुम्हारे वहमो गुमान में भी ना हो। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने नादिया को बाहर बुलाया। वह हल्की सी चादर में कमजोर कदमों से अंदर आई। सबके चेहरों पर हैरत का साया छा गया। वसीम ने बेसाख्ता कहा ये नादिया है? नादिया ने किसी को नहीं देखा, बस आकर कोने में बैठ गई, नजरें झुकी हुई। मैंने कहा ये वही नादिया है जिसे हमने रुखसत किया था, और ये वो नादिया है जिसे हम सब ने भुला दिया था। नादिर ने बेयकीनी से पूछा क्या हुआ है? मैंने तफसील बताई, वो सब कुछ जो उसने बताया था। जाली निकाह, तशद्दुद, भागना, छुपना, फाके। बिलाल ने सर पकड़ लिया। हमें कुछ भी नहीं पता था। हाँ, हमें कुछ भी नहीं पता था, मैंने दोहराया, और यही हमारा जुर्म है। जावेद ने कहा तो अब क्या करें? मैंने कहा पहले इसे संभालना है, फिर इसके मुजरिमों को पकड़ना है।
वसीम ने आहिस्ता से कहा। हम इसके साथ हैं। तुम सब? मैंने पूछा। या सिर्फ जबान से? क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होगा। ना खानदान साथ देगा, ना कानून, और बदनामी अलग। अली ने कहा। हमने जिस दिन नादिया को सड़क पर छोड़ा उसी दिन बदनाम हो चुके थे भाई। अब अगर आवाज़ नहीं उठाई तो आइंदा किसी बेटी को मुंह नहीं दिखाएंगे, तो आइंदा किसी भी बेटी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। वो रात हमने नादिया के बगैर बात की, उसको वापस कमरे में भेज दिया और हम भाइयों ने अगला लाएमल तय किया। पहला काम था उस गिरोह की शनाख्त, दूसरा निकाहनामे की तस्दीक, तीसरा रेहान से सामना। अगले दिन मैं नादिया के पास गया। उसने कहा, सबको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, हम सब की हो, और अब तुम तन्हा नहीं होगी। नादिया ने आंखें झुका ली। पहली बार उसके होठों पर हल्की सी लरसती हुई मुस्कुराहट थी। मैंने उसका शनाख्ती कार्ड निकलवाया, पुरानी फाइलें खंगाली, निकाहनामा जो शादी के दिन मिला था वो भी निकाला। मैं उसे लेकर करीबी यूनियन कौंसिल गया। क्लर्क ने कागज़ देखा और कहा, यह नंबर हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर ही नहीं है। मैंने संभल कर पूछा, मतलब ये निकाहनामा जाली है। अब हम जान चुके थे कि ये सिर्फ एक धोखा नहीं, एक मुनज़्ज़म जुर्म है। वसीम और नादिर ने कराची के उस इलाके का चक्कर लगाया जहां नादिया को कैद रखा गया था। एक पुराना गोदाम मिला, बंद था, लेकिन चौकीदार ने बताया कि कुछ महीने पहले वहां फैमिली आई थी, फिर अचानक चली गई। जावेद ने अपने जानने वाले वकील से बात की। वो सुनकर बोला, केस कमज़ोर नहीं, पर साबित करने के लिए गवाह और सबूत दरकार होंगे। सलीम ने कहा, हम नादिया की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो खुद अपनी बात लोगों के सामने रखे। नादिया पहले झिझकी, फिर मैंने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बहुत सी लड़कियों की कहानी है। तुम खामोश रही तो वो भी दफन हो जाएंगी। नादिया ने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन उसने कैमरे के सामने बैठकर सब कुछ रिकॉर्ड करवाया, बिना कोई आंसू, बिना कोई जज्बाती मंजर, बस हकायक। मेरा नाम नादिया है, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। मेरी जिससे शादी करवाई गई वो इंसान नहीं था, उसने मेरे ख्वाब नहीं, मेरी शनाख्त बेची। ये वीडियो मैंने एडिट की, बिलाल ने पोस्ट की, जावेद ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से रब्ता किया। शाम होते ही वो वीडियो फैलने लगी। कुछ लोगों ने दुख का इजहार किया, कुछ ने शक, पर आवाज़ उठ चुकी थी। मैंने अज़म किया था, और वो अज़म सिर्फ एक बहन के लिए नहीं, एक सोच के लिए था। नादिया अब एक दास्तान थी और मैं उसका कलम। तहकीकात का आगाज़ वहाँ से किया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। रेहान, वही रिश्तेदार जिसने हमें कहा था रिश्ता बहुत नेक और शरीफ लोगों से आया है, नादिया बहुत खुश रहेगी। अब मैंने उसे फ़ोन किया, रेहान भाई, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। नहीं, आपके घर आ रहा हूँ। मैं, वसीम और जावेद उसके घर पहुँचे। दरवाज़ा खोला, हमें देखकर चौंका। खैरियत? अंदर आकर बैठते हैं, मैंने कहा। ड्राइंग रूम में बैठकर मैंने सीधा सवाल किया, वो लड़का, वो ख़ानदान तुमने किसके कहने पर मिलवाया था? रेहान थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, एक जानने वाले के ज़रिए आया था। मुझे लगा मुनासिब है। नाम क्या है उस जानने वाले का? आफाक नाम था उसका। न वो ख़ानदान है, न वो लड़का कोई मुलाजिम है, सब जाली था, और अब सबूत भी मिल गए हैं। मैंने निकाहनामे की जाली रिपोर्ट में इस पर रख दी। रेहान की रंगत उड़ गई। वसीम ने कहा, सच बताओ वरना हम पुलिस लेकर आएंगे। कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे पैसे मिले थे, बस इसी लालच में फंस गया। नहीं मालूम था कि वो लोग नादिया को। चुप रहो, जावेद ने गुस्से से कहा। नहीं मालूम था, या मालूम होने के बाद भी आंखें बंद रखी? रेहान चुप गया। हम उठकर चले आए। अगला कदम कानून था। पुलिस स्टेशन पहुंचे, नादिया का बयान दर्ज करवाया। इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनी, फिर कहा, सबूत तो दे दिए हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं, कुछ रस्मी कार्रवाई और कागजी अमल होगा। हमने कहा, ठीक है, जो कानून कहे वही करेंगे। अगले दिन थाने बुलाया गया। FIR दर्ज होने में घंटों लगे। हर बार कोई ना कोई अफसर बदलता, हर एक अपनी एक अलग फाइल निकालता। आखिरकार शाम को हमें बुलाकर इंस्पेक्टर ने कहा, केस तो हो जाएगा, मगर कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दें तो काम जल्दी होगा। रिश्वत? मैंने सीधा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नहीं, ताउन। वसीम ने गुस्से से कुर्सी पीछे कर दी। हम तुम जैसे ताउन वालों की वजह से तबाह हुए हैं। हम वहां से निकल आए। बाहर आकर मैंने कहा, अब अदालत और कचहरी के चक्कर नहीं, अब लोगों को सच बताना होगा। उसी शाम नादिया की दूसरी वीडियो रिकॉर्ड की। इस बार उसने अपनी शनाख्त के साथ तफसील से तारीखों और जगहों के नाम लेकर बयान दिया। मेरा नाम नादिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी के वो दिन सड़कों पर गुजारे जो किसी बेटी के नसीब में नहीं होने चाहिए। मेरी शादी, मेरा निकाह, सब एक झूठ था। मेरे ही रिश्तेदारों ने मेरा सौदा किया। उस वीडियो में उसने रेहान का नाम लिया और आफाक का भी। उसने वो गोदाम दिखाया जहां उसे कैद रखा गया था। उसने वो अस्पताल बताया
जहां उसने भूख और मार से मजबूर होकर इलाज करवाया था। ये वीडियो बिलाल ने सोशल मीडिया पर अपलोड की। जावेद ने यूट्यूब पर एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश किया और वसीम ने कुछ सहाफ़ी दोस्तों को लिंक भेज दिया। पहले दिन सिर्फ 50 लोग देख पाए, दूसरे दिन 1000, तीसरे दिन वीडियो वायरल हो गई। कमेंट्स में लोगों की आंखें खुलने लगी। एक माँ ने लिखा, मेरे दिल में बेटी के लिए खौफ है लेकिन अब हौसला भी है। एक लड़की ने कहा, मैंने भी ऐसे ही हालात देखे, नादिया ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। चौथे दिन एक न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट बनाई, जाली निकाह, सच की तलाश। पांचवें दिन एक मशहूर एंकर ने टॉक शो में नादिया की कहानी सुनाई और हमारे घर आने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने इनकार किया, कहा जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती हम टीवी पर नहीं आएंगे। छठे दिन पुलिस ने दोबारा बुलाया। इस बार रवैया बदला हुआ था। एसपी ने खुद हमें बुलाया, चाय पिलाई और कहा हम मुकम्मल कार्रवाई करेंगे, बस ताउन करते रहें। मैंने कहा अब हम ताउन नहीं इंसाफ चाहते हैं। नादिया अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं थी, वो एक नाम बन चुकी थी, एक हवाला। और हम भाई, हम उसकी दीवार थे। अगले हफ्ते एक सेमिनार में बुलाया गया। जगह ज़्यादा बड़ी न थी मगर सामीन वो थे जो ऐसे मौज़ूआत पर कान धरने से भी कतराते थे। पहली तकरीर में नादिया ने कागज़ तक नहीं देखा, सीधी खड़े होकर बोली, मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें इज्जत के नाम पर बेचा जाता है। मेरी कहानी शायद आपको हिला ना सके लेकिन अगर एक माँ अपनी बेटी को संभाल ले तो मैं जीत गई। पूरी महफिल खामोश थी। वो पहली बार नहीं बोल रही थी लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने हर एक दिल के अंदर कुछ छोड़ दिया हो। तकरीर के बाद खवातीन आकर उससे गले लगने लगी। किसी ने कहा, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। किसी ने कहा, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगले 2 हफ्तों में 3 और इदारों से दावत आई। हर बार नादिया का एतमाद बढ़ता गया। स्टेज पर जाते वक्त जो कपकपाती थी अब वो पुरसुकून हो चुकी थी। भाई, आप मेरे साथ चलेंगे? एक दिन उसने पूछा। हमेशा मैं, वसीम और नादिर हर प्रोग्राम में साथ होते, कभी अकबी नशिस्त पर, कभी दरवाजे के पास, बस ये देखने के लिए कि वो अकेली ना लगे। जावेद ने उसकी तस्वीरों का एक पोर्टफोलियो बनाया और ऑनलाइन पेज बनाया, आवाज़ें नादिया। पहले ही पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और शेयर आ गए। एक यूनिवर्सिटी ने रब्ता किया, हम नादिया को दावत देना चाहते हैं, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट में वर्कशॉप रखना चाहते हैं। वो गई, नौजवान लड़कियों के बीच बैठी, उन्होंने सवाल किए और नादिया ने एक एक का जवाब ऐसे दिया जैसे बरसों की तरबियत याफ्ता हो। बिलाल ने कहा, हमें एक मुस्तकिल मंसूबा बनाना चाहिए, जैसे एक फाउंडेशन। नाम क्या रखें? मैंने पूछा। नादिया ने कहा, नहीं भाई, कोई बड़ा नाम ना हो, बस एक बात हो, रोशनी वापस लानी है। हमने उसका नाम रखा प्रोजेक्ट रोशनी। फाउंडेशन रजिस्टर हुई। पहला काम एक वर्कशॉप थी जो शहर के मज़ाफ़ाती स्कूल में रखी गई। वहाँ कुछ बेटियाँ थीं जिन्हें तालीम तक नहीं मिली थी। नादिया उनके बीच पहुंची, उनकी ज़बान में बात की, उनके मसाइल सुने। कभी एक औरत जो सड़क पर गिरी थी अब एक नस्ल की रहनुमा बन रही थी। हम भाई अक्सर नादिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखते, प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग देखते और फ़ख्र महसूस करते। एक शाम नादिर ने कहा, याद है जब वो हमसे नज़रें नहीं मिला पाती थी? आज देखो, पूरी दुनिया उससे नज़रें नहीं हटा सकती। जावेद ने खामोशी से कहा, हमने उसे सहारा दिया लेकिन उसे पर खुद उगे। एक दिन नादिया ने कहा, भाई एक ख्याल है, क्यों ना हम गांव की लड़कियों के लिए एक मोबाइल स्कूल बनाएं जो गाड़ी में जाकर उन्हें पढ़ाए, समझाए। ये मंसूबा हम सबको पसंद आया। सलीम ने एक पुराना वैन खरीदा, अली ने उसमें सफ़ेद तख्ती, कुर्सियाँ और किताबों का शेल्फ लगवाया। हमने उसे रोशनी वैन कहा। मीडिया ने उसका खूब चर्चा किया, एक रिपोर्ट बनी, एक इंटरव्यू हुआ। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आप इतनी बड़ी तब्दीली का बाइस बनी, अब आगे क्या ख्वाब है? नादिया ने कहा, ख्वाब यह है कि कोई और लड़की मेरे जैसा ख्वाब ना देखे, वो बस हकीकत में जिए। ये सब होता रहा और हम भाई उसकी हर तकरीर, हर सफ़र, हर वैन के पिछले दरवाजे पर उसके साथ थे, खामोश मगर मौजूद। सर्दियों की एक शाम वो चाय का कप हाथ में लिए मेरे पास बैठी थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर आती जाती गाड़ियों की हल्की आवाज़ें। उसने कप मेज़ पर रखा और कहा, भाई एक बात करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ कहो। अब मैं शादी करना चाहती हूँ, अपनी पसंद से। एक लम्हे को मेरे दिल में हल्की सी लर्जिश हुई पर मैंने फौरन खुद को संभाला। उसके चेहरे पर एतमाद देखा और जवाब दिया, अगर इस बार तुम खुश हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मैंने किसी को चुना है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, आफ्ताब नाम है, शरीफ आदमी है, नीयत साफ है। मैंने सर हिलाया। क्या तुम मुझसे मुतमईन हो? जी भाई। मैंने वक्त लिया, जांचा, परखा, इस बार फैसला मेरा है। मैंने वसीम, बिलाल, जावेद और बाकी भाइयों को बुलाया।
सब बैठे। नादिया ने खुद आफ्ताब के बारे में बताया, कहाँ पढ़ाते हैं, क्या सोचते हैं और कब से राब्ता है। इस बार उसकी आवाज़ में झिझक नहीं थी। नादिर ने पूछा, कब मुलाकात हुई थी उनसे? एक सेमिनार में। वहाँ मेरी तकरीर के बाद उन्होंने करीब आकर कहा था कि आपका हौसला मुतासिर कौन है। बाद में फ़ोन पर रब्ता रहा, बातचीत हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो एहतराम बढ़ा और मैंने सोचा कि शायद ये वो इंसान है जो मेरे माजी से नहीं मेरे हाल से बात करता है। जावेद ने कहा, अगर तुम्हें इत्मीनान है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। आफ्ताब से मुलाकात रखी गई। वो सादा लिबास में आया, छोटे से बैग में किताब और रजिस्टर रखे, जैसे स्कूल से सीधा आ रहा हो। उसने आते ही कहा, मैं रिश्ते के लिए नहीं आया, जिम्मेदारी के लिए आया हूँ। मैंने सवाल किया, तुम्हें मालूम है नादिया के साथ क्या हुआ है? जी, मुकम्मल। मैंने हर वीडियो देखी है, हर तकरीर सुनी है और यही मेरे लिए बाइस इज्जत है। मैं ऐसी ही शरीक हयात चाहता हूँ जिसने ज़िंदगी को सहा भी हो और सिखाया भी हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे बगैर कहे फैसला हो चुका हो। निकाह सादगी से रखा गया, कोई हॉल नहीं, न फूलों का तूफान। एक छोटे से लॉन में सब भाई, कुछ करीबी दोस्त और चंद खवातीन जो नादिया के साथ फलाही कामों में थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। मैंने काजी की हैसियत से हामी दी। महर की रकम नादिया ने खुद तय की, सिर्फ एक दुआ कि मेरी इज्जत मेरे साथ रहे। निकाह के बाद जब नादिया ने आफ्ताब के साथ बैठकर खाना खाया तो उसकी मुस्कुराहट में बरसों के बाद एक ऐसी रोशनी थी जो मसनूई ना थी। बिलाल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखा भाई, उसकी मुस्कुराहट हमें फिर से जिंदा कर रही है। निकाह के अगले दिन नादिया ने फाउंडेशन का काम जारी रखा। आफ्ताब उसके साथ होता, स्कूल में पढ़ाता, शाम को वैन के साथ रजाकाराना तौर पर हाथ बटाता। एक रोज मैंने नादिया से पूछा, आफ्ताब कैसा है? भाई, वो मेरे साथ कदम नहीं सोच से चलता है। अगर मैं रुकूं तो वो मेरे लिए रुकता है, अगर मैं बढ़ूं तो उसकी आंखों में फख्र होता है। अब नादिया के नाम के साथ आफ्ताब जुड़ गया था, मगर उसकी पहचान कम न हुई। पढ़ी, अखबारात में अब्बू नादिया आफ्ताब कहलाती थी, मगर लोग उसे अब भी वही नादिया कहते थे जिसने सच बोला, अंधेरे में खड़ी हुई और रोशनी बांटी। एक महीना गुजरने के बाद आफ्ताब और नादिया ने ऐलान किया कि हम अपने तौर पर गांव-गांव जाकर खवातीन के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। सलीम ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम दोनों को अपने लिए भी वक्त निकालना होगा। नादिया ने हंसते हुए कहा, हमारी खुशी इसी काम में है। रफ्ता रफ्ता दोनों की जोड़ी एक मिसाल बन गई। स्कूल में आफ्ताब बच्चों को अदब पढ़ाता और नादिया माओ को खुददारी। एक दिन एक गांव की औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी हमारे दिल की आवाज़ है। आफ्ताब ने कहा, अब ये बीवी नहीं, सबकी बेटी है। हम भाई अक्सर उनके साथ सफ़र करते, पर अब ज़्यादातर वक्त वो दोनों खुद जाते। हमें तसल्ली थी कि अब नादिया तन्हा नहीं है और जिसे उसने चुना है वो उसकी हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी करता है। एक रोज़ नादिया ने मुझे फ़ोन किया, भाई दुआ करें। खैरियत? ज़िंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। क्या मतलब? आप नाना बनने वाले हैं। मैं हंसा, रोया, दुआएं दी, घर में सबको खबर दी और इसी खुशी में हमने वो सब आंसू धो डाले जो बरसों से दिल में दबे थे। नादिया की जिंदगी ने फिर एक नया रुख लिया। अब वो सिर्फ आवाज़ नहीं, उम्मीद भी बन चुकी थी। और हम भाई, हम अब उसकी कहानी के सिर्फ किरदार नहीं, उसके मकसद के हम सफ़र थे। उस शाम मैं नादिया के घर गया था। आफ्ताब स्कूल की मीटिंग में था। नादिया ने फ़ोन करके कहा कि भाई ज़रा आओ, थोड़ी बात करनी है। मैं पहुंचा तो वो सहन में बैठी थी, चाय बना रही थी। सब खैरियत? मैंने पूछा। हाँ, बस एक पुराना साया लौट आया है। कौन? शाहिद। मैंने फौरन पहचान लिया, वही लड़का जो नादिया के कॉलेज के दिनों में उसे चुपके चुपके खत लिखता था। मैंने सख्ती से उस वक्त मुदाखलत की थी और नादिया ने हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया था। वो वक्त के साथ ख़त्म हो चुका था, यह हमने समझा था। क्या कर रहा है अब? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहता है मेरे पास तुम्हारे ख़त हैं और अगर मैं चाहूँ तो उन्हें आम कर सकता हूँ। ख़त? तुम्हारे? हाँ, उस वक्त की जज्बाती कमज़ोरी में शायद 2 या 3 बार जवाब दिया था। मैंने उसे खामोशी से देखा। वो नज़र नहीं चुरा रही थी, बल्कि साबित कदमी से खड़ी थी, जैसे अब वो डरने वाली नहीं। कहता क्या है? मैंने पूछा। कहता है अगर इज्जत बचानी है तो कीमत चुकाओ, पैसे नहीं, बस एक मुलाकात, या फिर सोशल मीडिया पर वो सब कुछ अपलोड कर देगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, क्या वो शादीशुदा है? नहीं, कहीं बाहर गया था, वापस आया है। किसी ने बताया कि वो अब वापस उसी इलाके में रहता है। मैं उठा। उसका नंबर दो। भाई, मैं चाहती हूँ कि ये काम खामोशी से हो, आफ्ताब को बताए बगैर। क्यों? वो मेरे माजी से वाकिफ़ है।
मगर मैं चाहती हूं कि वो मेरे हाल में ये बोझ ना उठाए। मेरी जाती लड़ाई है, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकती, इसीलिए तुम्हें बुलाया। मैंने नंबर लिया, फोन उठाया और एक सादा सा मैसेज किया, बात करनी है। कहाँ और कब? दूसरी तरफ से जवाब फौरन आया, कल शाम पुराने स्टेशन के पास, तन्हा आना। मैंने नादिया को कहा, कल शाम मैं जा रहा हूं, पर तुम कुछ नहीं कहोगी, बस आराम से रहो। अगली सुबह मैंने जावेद, सलीम और नादिर को एतमाद में लिया। कोई झगड़ा नहीं, बस उसका दिमाग ठीक करना है। जावेद ने कहा, पुराने स्टेशन के आसपास मेरे एक सहाफ़ी दोस्त के दफ्तर का कैमरा लगा है, अगर कुछ हुआ तो वीडियो में आ जाएगा। हमने मंसूबा तैयार किया। मैं वक्त पर पहुंचा। नादिर थोड़े फासले पर गाड़ी में था। जावेद साथ वाले चाय वाले होटल में बैठा था। शाहिद आया, सफ़ेद कपड़ों में, बाल संवारे, चेहरे पर मुस्कुराहट। अरे, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ पीछे कर लिया। काम की बात करो। तुम लोग बहन को बहुत ऊंचा ले गए हो। आवाम की हमदर्दी, इदारों की तायद, मीडिया की तवज्जो। लेकिन माजी तो माजी होता है ना, उसे धो सकते हो, मिटा नहीं सकते। कितनी कीमत चाहिए? कीमत? मैं पैसों का भूखा नहीं हूं। बस इतना चाहता हूं कि नादिया खुद मुझसे बात करे, एक मुलाकात, बस इतनी सी। और अगर ना करे तो वो खतो किताबत मंजर आम पर आ जाएगी, लोग सवाल उठाएंगे, और शायद वो आफ्ताब भी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर जेब से मोबाइल निकाला और उसके सामने वीडियो चला दी जो जावेद ने कैमरे से लाइव भेजी थी। वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। शाहिद के चेहरे का रंग बदल गया। ये धमकी थी और तुम फंस चुके हो। ये वीडियो, ये गुफ्तगू सब महफूज हो गई है। अगर एक लफ्ज भी बाहर निकला तो तुम्हारी गर्दन कानून के शिकंजे में होगी। तुम धमका रहे हो? नहीं, सिर्फ वही दिखा रहा हूं जो तुम करने आए थे। अब अगला कदम तुम्हारा है। या तो वो खत वापस करो, या हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां नादिया के जाली शौहर को पहुंचाया था। शाहिद का गुरूर टूट चुका था। उसने बैग में से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये है वो सब, वापस ले लो। मैंने वो लिए, देखा, वाकई पुराने खत थे। नादिया की हैंडराइटिंग, जज्बात से भरे अल्फाज। लेकिन वो वक्त, वो लड़की अब कहीं पीछे रह गई थी। एक बात सुन लो शाहिद, नादिया अब तुम्हारे खतों से नहीं, अपने किरदार से जानी जाती है। ये लफ्ज अब तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ाते, तुम्हारी घटिया हरकत को अयां करते हैं। शाहिद खामोश रहा और मैं वापस आ गया। मैं सीधा बिलाल के पास गया और कहा, शाहिद का पता लगाना है। बिलाल ने लैपटॉप खोला। कुछ देर के बाद बोला, ये लो, पिछले साल कराची आया, फिर कोरंगी में किसी दोस्त के साथ रहने लगा। आजकल एक रेंटल फ्लैट में है, न्यू कराची में। वसीम से रब्ता किया। दोस्तों की ज़रूरत है, कोई शोर ना हो, बस काम निपटाना है। कितने बंदे चाहिए? 4, जिन पर भरोसा हो। शाम होते ही हम 5 लोग उस पते पर पहुंचे। बिलाल, वसीम, मैं और 2 दोस्त, अरशद और तैमूर। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। कोई नाम न नंबर, सिर्फ एक दरवाज़ा जिसके बाहर जूतों का ढेर था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आहट हुई। किसी ने आकर दरवाज़ा खोला। शाहिद ही था। कुछ लम्हे के लिए हमें पहचान न सका। मैंने आगे कदम रखा। पहचाना या याद दिलाऊं उन खतों का जिन पर तू ब्लैकमेल कर रहा है? शाहिद के माथे पर पसीना आ गया। भाई, गलत फहमी है, मैं तो बस मजाक में। मजाक? खत रखना, कीमत मांगना, इज्जत की धमकी देना, ये सब मजाक था। वसीम ने दरवाज़ा बंद किया। अब हम उसके फ्लैट में थे। एक छोटा सा कमरा, कोने में एक पुराना बैग रखा था। मैंने उसे उठाया और कहा, खत कहाँ है? शाहिद ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बिलाल ने उसे रोक लिया। सीधी तरह बता, वरना पुलिस को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ ब्लैकमेलिंग का सामान है। शाहिद ने बैग की तरफ इशारा किया। वो नीचे वाले खाने में, एक नीले लिफाफे में है। मैंने वो लिफाफा निकाला। अंदर पुराने कागज थे, नादिया की हैंडराइटिंग, वही पुराने दिनों की बातें, जज्बात, मोहब्बत, सवाल, सब कुछ जो एक लड़की ने एतमाद से लिखा था, अब किसी और के हाथ का हथियार बन चुके थे। मैंने शाहिद के सामने खड़े होकर कहा, जो इज्जत तुमने नीचे फेंकी थी, अब वो हमारी बंदूक के साए में वापस ले लेंगे। शाहिद ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सब गुस्से में किया, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। वसीम ने कहा, यह माफ़ी तो अपने नसीब से मांग, कानून से नहीं बच पाएगा। मैंने लिफाफा जेब में रखा और कहा, अगर आइंदा नादिया या उसके नाम के बारे में ज़बान भी खोली तो ये बात तुझ पर नहीं, तेरे खानदानी नाम पर बोझ बनेगी। हम वापस निकले। रास्ते में बिलाल ने कहा, ये खत जलाए जाएंगे, पर इसका सबक कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने सर हिलाया। नादिया को दिखाना है कि उसका माजी अब किसी के हाथ में नहीं रहा। अगले दिन सुबह नादिया के घर गया। वो आफ्ताब के साथ नाश्ता कर रही थी। मैंने लिफाफा उसके सामने रखा। ये वो है। नादिया ने सवाल नहीं किया, सिर्फ हाथ बढ़ाकर लिफाफा खोला।
अंदर से एक एक कागज निकाला, पढ़ा नहीं, बस देखती रही। फिर आहिस्ता से एक प्याले में आग जलाई, एक एक करके वो कागज राख में बदलने लगे। ये सिर्फ कागज नहीं थे भाई, ये मेरी नादानी के गवाह थे। पर अब खत्म। आफताब खामोश बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। नादिया ने कहा, मैंने इससे पहले ही सब कुछ बता दिया था। आज इसने खुद देखा कि मेरे माजी का कोई हिस्सा मुझे तोड़ नहीं सकता। वसीम और सलीम भी आ गए। हम सब ने साथ नाश्ता किया। इस बार बातों में बोझ नहीं बल्कि मुस्कुराहटें थी। आफताब ने कहा, नादिया ने खुद को जितना संभाला है, हम सिर्फ साथ चल सके हैं। इसका हौसला की आवाज़, इसकी हकीकत, यही इसकी ताकत है। हम भाइयों ने उस दिन ये जाना कि जो बहन हम समझते थे कमज़ोर है, दरअसल वो हम सबका सहारा बन चुकी थी। जब हम शाहिद के घर से निकले तो मुझे उसकी आंखों में कई जज्बे नजर आए थे। गुरूर टूटने का दर्द, शिकस्त का जहर और वो खौफ जो सिर्फ सच के सामने झुकने वालों में होता है। मैंने लिफाफा जेब में रखा और बिलाल से कहा, अब हम ये बाब हमेशा के लिए बंद करेंगे। अगले दिन सुबह में नादिया के घर पहुंचा। आफताब दरवाजे पर ही मिला। उसने कहा, वो पिछली रात देर तक जागती रही, शायद दिल में कोई बोझ था। मैंने सर हिलाया। आज उसके बोझ का आखिरी दिन है। नादिया लॉन में थी, आसमान को देख रही थी जैसे किसी अनदेखी शय से मुखातिब हो। मैंने करीब जाकर लिफाफा उसके सामने रखा। जिनकी कीमत वो मांग रहा था, लेकिन हमने कीमत नहीं, हौसला दिया। नादिया ने खामोशी से लिफाफा खोला, कागज निकाले एक एक करके। न कुछ पूछा न कुछ कहा। फिर उसने करीबी मेज से माचिस ली, लॉन के कोने में रखी अंगीठी में सब कागज फेंके और एक एक को जला दिया। आफताब भी बाहर आ चुका था। वो उसके बराबर खड़ा था, खामोश। नादिया ने सिर्फ एक जुमला कहा, यह सिर्फ स्याही नहीं, मेरी कमजोरी का बोझ थी, अब राख हो गई। जलते हुए कागजों की लपटें आसमान की तरफ उठ रही थी और नादिया की आंखों में आंसू। मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। कुछ लम्हों के बाद उसने कहा, भाई आप न होते तो शायद मैं फिर से टूट जाती। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। इस बार हमने तुम्हें नहीं, तुमने हमें बचाया है। उसी दोपहर हम सब भाई नादिया के घर जमा हुए। बिलाल ने लंच साथ लिया, वसीम बच्चों के लिए खिलौने और सलीम ने नादिया के पिछले तमाम प्रोग्रामों की तस्वीरें प्रिंट करवाकर एक एल्बम में तरतीब दी थी। नादिर ने एक तजवीज़ दी, क्यों ना हम रोशनी प्रोग्राम को स्कूलों तक ले जाएं, जहां बच्चों को एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी आगाही दी जाए। आफताब ने कहा, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो चुकी है, वो ये प्रोग्राम चाह रहे हैं। जावेद ने फौरन कलम और डायरी निकाली। हम एक कोर्स तैयार करते हैं, 5 दिन का। खुद एतमादी, हुदूद की पहचान, हिरासानी की समझ, कानूनी मदद और इजहार ताकत। नादिया ने कहा, पहला सेशन मैं लूंगी, उसके बाद जो भी बच्चा उठकर सवाल करेगा मैं उसे अलग से सुनूंगी। हम सब जानते थे वो अब महज प्रोग्राम नहीं, एक मिशन बना चुकी है। पहला प्रोग्राम एक सरकारी स्कूल में हुआ। क्लास 8वीं की थी। तकरीबन 25 लड़कियां और 15 लड़के। नादिया ने सादा जबान में बात शुरू की। कभी कभी हम बहुत कुछ सह लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझेगा। फिर उसने वही सवाल दोहराया जो बरसों पहले खुद से किया था, क्या इज्जत सिर्फ खामोशी में है? बच्चे पहले झिझके, फिर एक लड़की खड़ी हुई। मेरी बहन को भी कुछ लोग स्कूल जाते हुए छेड़ते हैं, हम क्या करें? नादिया ने उसके सवाल को सराहा और बताया, सबसे पहले बात छुपाओ नहीं, घर बताओ, उस्ताद को बताओ और कानून को आवाज दो। वो सेशन 3 घंटे चला। प्रिंसिपल ने बाद में कहा, हमने पहली बार अपने बच्चों को इतना मुतवज्जे देखा है और ख़ास बात यह है कि अब वो सवाल करने से नहीं डरते। अगले हफ्ते 3 और स्कूलों से दावत आई। नादिया, आफताब और हम में से हर भाई ने उस मिशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब हम सिर्फ नादिया के मुहाफिज नहीं थे, उस मिशन के भी मुहाफिज बन चुके थे जो उसने खुद पैदा किया था। एक शाम हम सब भाई अपने पुराने घर के सहन में बैठे थे, वही घर जहां बचपन की शरारतें, अम्मा की दुआएं और अब नादिया की कहानियां गूंजती थी। जावेद ने कहा, याद है अम्मा कहती थी बेटियां इज्जत का बोझ नहीं होती, दुआओं का जरिया होती हैं। आज उनकी बात समझ आती है। वसीम ने हल्के अंदाज में कहा, और ये भी याद है कि अम्मा कहा करती थी, नादिया को कुछ ना कहना, वो अंदर से नाजुक है। अब देखो वो सबसे मजबूत निकली। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, नरमी में जो ताकत है वो शायद हम कभी ना समझ सके। हमें तो यही लगता रहा कि शोर में जीत है। उसी वक्त नादिया लॉन में आई, हाथ में चाय के कप। भाई आप लोग भी कभी सुन लिया करें, सिर्फ सुनाना ही आता हो तो रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। हम सब हंस पड़े, मगर अंदर से जानते थे कि उसकी हर बात सच के करीब है। रात गए हमने सब प्रोग्राम्स की अगली तारीखें तय की। आफताब ने कहा, हमें तरबियत याफ्ता असातिज़ा की भी ज़रूरत होगी।
नादिया अकेली सब जगह नहीं जा सकती। नादिया ने कहा, मैं तैयार हूं। अगले हफ्ते एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखती हूं। 5 दिन में 5 खवातीन तैयार हो जाएं, तो ये मिशन मेरी मौजूदगी के बगैर भी चलता रहेगा। हम सब ने उसके लिए तालियां बजाई और मैंने दिल में सोचा, वो दिन दूर नहीं जब नादिया सिर्फ एक नाम नहीं, एक तहरीक बन जाएगी। वो खत जिन्होंने बरसों नादिया को बांध रखा था, वो अब राख बन चुके थे। उस राख की जो चिंगारें निकली थी, वो अब हर अंधेरे को जलाने के लिए तैयार थी। सुबह के 7 बजे थे। मैं भी नमाज से फारिग हुआ था कि आफ्ताब का फोन आया। भाई, दुआ करें, हम अस्पताल में हैं, नादिया का वक्त करीब है। मैंने फौरन से भाइयों को फोन किया। वसीम, बिलाल, जावेद, नादिर, सलीम, अली, सबको। कोई दफ्तर से छुट्टी ले रहा था, कोई रास्ते में था और कोई सीधा अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। जब मैं अस्पताल पहुंचा, आफ्ताब बाहर परेशानी के आलम में टहल रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान मत हो, नादिया मजबूत है। थोड़ी देर के बाद नर्स बाहर आई। मुबारक हो, बेटी हुई है। हम सब जैसे साकत हो गए। फिर एक साथ अल्लाह का शुक्र है कि आवाजें गूंजी। आफ्ताब ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा। मेरी बेटी। जब हमें अंदर जाने की इजाजत मिली तो नादिया थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई नजर आई। उसके बाजुओं में एक नन्ही सी जान थी, गुलाबी चेहरा, बंद आंखें, मासूम सा सुकून। मैंने झुककर उसके कान में कहा, बेटी है नादिया, बिल्कुल तुम जैसी। नादिया ने हल्के से कहा, पता है भाई, मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी वो जिंदगी जिए जो मैंने सोचा भी नहीं था। हम 7 भाई बारी बारी उसे गोद में लेते रहे। जावेद ने कहा, इसे जब हम गोद में लेते हैं ना, तो दिल से एक ही दुआ निकलती है, अल्लाह हर बेटी को भाई दे। वसीम ने जुमला मुकम्मल किया। मगर सिर्फ भाई ही ना हो, गैरतमंद, बावफा और मुहाफिज हो। नादिया ने कहा, हमें इस बेटी के लिए वो सब बनना है जो हम नादिया के लिए ना बन सके। उसी दिन हमने फैसला किया कि बच्ची की परवरिश में हम सबका हिस्सा होगा। आफ्ताब ने कहा, नादिया नाम रखेगी, जो नाम भी चुने मुझे मंजूर होगा। 2 दिन के बाद नादिया ने सबको बताया। मैंने नाम रखा है नौरीन, क्योंकि ये बच्ची मेरे अंधेरे के बाद की रोशनी है। नौरीन का पहला खिलौना बिलाल लाया था, एक छोटा सा गुलाबी हाथी। सलीम ने उसके लिए कपड़ों का जोड़ा खरीदा और अली ने झूला। घर के कमरे में एक छोटा सा कोना बनाया गया जहां नौरीन की सब चीजें रखी गई। 40वें दिन हम सब ने मिलकर छोटा सा फंक्शन रखा। न कोई रस्मी तकरीब, न कोई बड़ी दावत, सिर्फ करीबी लोग, नादिया के फलाही इदारे के साथी और चंद स्कूल के असातिज़ा। सब ने नन्ही नौरीन को प्यार किया, दुआएं दी। उस तकरीब में नादिया ने मुख्तसर सा खिताब किया, जब मैं अंधेरों से लड़ रही थी तब मैं मां नहीं थी, अब मैं मां हूं और जानती हूं कि बेटी की हिफाजत क्या मायने रखती है। नौरीन मेरी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। तकरीब के बाद प्रिंसिपल साहिबा ने कहा, नादिया, अब वक्त है कि तुम अपनी कहानी किताब में लिखो। जावेद ने भी हिमायत की, हाँ, अब तुम्हारे लफ्ज सिर्फ तकरीर में नहीं, कागज पर भी जिंदा रहने चाहिए। नादिया ने अगले ही हफ्ते लिखना शुरू किया। मैंने पहला मुसव्वदा पढ़ा और कहा, यह सिर्फ सच नहीं, सबक भी है। किताब का नाम रखा गया खामोश रोशनी। उसमें वो तमाम मराहिल थे जो एक लड़की ने गुजारे, झेले और फिर खुद को नए सिरे से बनाया। हर बाब के आखिर में उसने वो एक जुमला लिखा जो उसे उस लम्हे ने सिखाया था। आखिरी बाब नौरीन के नाम था, बेटी, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो ये जान लो कि तुम्हारी माँ ने भी वो लम्हा देखा था, मगर वो रुकी नहीं, तुम भी ना रुकना। किताब की रौनमाई पर पूरे शहर से लोग आए। टीवी चैनल्स ने कवरेज की, अखबारात में खबरें छपी। नादिया ने वहां भी यही कहा, यह किताब मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे समझा जाता है कि वो टूट गई है, हालांकि वो सिर्फ जाग रही होती है। नौरीन अब चंद महीने की हो गई है। जब हम भाई उसे गोद में लेते हैं, वो हमें पहचानने लगी है। उसकी हंसी में अम्मा की दुआ, अब्बा की शफकत और नादिया की जीत की झलक नजर आती है। एक दिन नादिया मेरे पास बैठी थी, नौरीन सोती रही। उसने कहा, भाई, कभी सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन हमने वक्त पर तुम्हें थाम लिया और तुमने हमें संभाल लिया। नादिया अब फकत एक बहन नहीं, एक दर्स है जो हमें सिखा गई कि एक लम्हे की लफ्जिश अगर वक्त पर संभाल ली जाए तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। और उसकी बेटी नौरीन उस सबक की जीती जागती अलामत है। रोशनी कभी अचानक नहीं आती, वो बनती है, बिखरती है, जुड़ती है, जैसे नादिया की रोशनी बनी थी, अंधेरों से, दर्द से और उन सब रिश्तों से जो वक्त पर जाग गए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।